नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मतदान व्यवहार प्रभावित और निर्धारित करने वाले कारक। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वोटिंग बिहेवियर इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को समझने के लिए आप यूपी के चुनाव पे नज़र डालो कि यूपी में किस तरीके से चुनाव होते हैं। तो अगर उस तरह के आप उस राज्य की चुनाव प्रक्रिया को थोड़ा बहुत समझेंगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, थोड़ी बहुत तो समझ आ जाएगी, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। चलिए, भारतीय समाज अपने प्रकृति एवं रचना में अत्यंत विविध है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है हमारा देश। इसलिए भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले इतने कारक हैं कि सबकी चर्चा करना भी मुश्किल है। ओके, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, या समझेंगे। समझने की दृष्टि से आइए हम इसके मुख्य सामाजिक आर्थिक कारक तथा राजनीतिक कारकों पर चर्चा। पहला है जाति। ओके, इस चीज़ के अगर आप देखोगे सिटीज़ में देखोगे, ठीक है, जो सिटीज़ एरिया है जैसे दिल्ली है, मुंबई है, ये जो हैं इलाके, यहाँ पे इन वर्ड्स को ओपनली तो नहीं बोला जाएगा। उसी तरीके से आप यूपी, राजस्थान ऐसे राज्यों में देखोगे तो वहाँ पर ये ओपनली ये वर्ड्स बोले जाते हैं। लेकिन सिटीज़ में क्या होगा, ओपनली नहीं बोले जाते। तो परिवार में अगर आप बैठोगे, फैमिली में जब चुनाव होता है तो पूछा जाता है कि वोट किसको देना है। वो कहते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा है, अपने समुदाय का भी है, उसी को हम वोट दें। और ये बातें क्या अपने घर के अंदर ही होती हैं, बाहर नहीं होती। लेकिन वहीं हम गांव ग्रामीण इलाके में जाएँ तो वहाँ पे ये सारी बातें सरेआम होती है, बाहर होती है। व्यक्ति क्या है, क्यों है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, गए बाहर में, जात समुदाय, ये आ जाता है पहले। ठीक है, ओके। अगर मेरी बात को किसी को बुरा लगता है तो भाई सॉरी, हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, ओके, चलो, यानी कि जाति भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है वोटिंग बिहेवियर को डिसाइड करने में। चलिए हम पढ़ के समझते हैं। पहला है जाति। जाति मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, यूपी में तो पूरा चलता है ये। समाज में आधुनिकता आने के बावजूद भी जाति वोट देने में महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में काम करता है। आज भी राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति बनाते समय जाति के कारक को हमेशा ध्यान में रखते हैं। वे किसी खास जाति बहुल्य क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे नंबर ऑफ उस जाति के लोग हैं, उसी जाति के उम्मीदवार को उतारते हैं। यानी कि जिस जाति के लोग उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हैं तो उसी से रिलेटेड कोई कैंडिडेट को चुनाव की प्रक्रिया में उतारा जाएगा। कभी जाति राजनीति को प्रभावित करता है तो कभी राजनीति जाति को प्रभावित करता है। ठीक है, कभी वो कभी ये। रजनी कोठारी, इनके बारे में पहले बता चुके हैं। चलो हम यहाँ देखते हैं। रजनी कोठारी के अनुसार इन्होंने एक बात कही कि भारतीय राजनीति जातिवाद है। ठीक है, भारतीय राजनीति क्या है, जातिवाद है, यानी कास्ट के ऊपर यहाँ इलेक्शन किया जाता है। तथा जाति यानी राजनीतिकृत है। राजनीतिकृत का मतलब होता है किसी बात या विषय को राजनीतिक ढंग देने का उपक्रम या है, वो बात इन्होंने कही है। पॉल ब्रस हैं एक विचारक, कारक जातीय एकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कास्ट यूनिटी चलती है ग्रामीण इलाके में। बड़ी और महत्वपूर्ण जातियाँ अपने चुनाव क्षेत्र में अपनी ही जाति के किसी नामी गिरामी सदस्य को समर्थन देती है या ऐसे राजनीतिक दल को समर्थन देती है जिसमें उनकी जाति के सदस्य अपनी पहचान स्थापित करते हैं। और ये वाला जो टॉपिक है, चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरीके से आपके जो दादा दादी हैं, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स भी समझा सकते हैं, लेकिन आपको जो सही आंसर मिल सकता है मेरे अनुसार, आपके जो दादा दादी या नाना नानी जो भी हैं, यानी कि जो हमारे ओल्ड एज के लोग। तो जाति आ गई है, अब दूसरा है धर्म। ठीक है, भारत में धर्म एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जो मतदान व्यवहार यानी वोटिंग बिहेवियर को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है भाई, जाति जहाँ किसी छोटे से भाग में अपना प्रभाव दिखा सकती है, धर्म एक बड़े भाग में अपना प्रभाव दिखाता है। क्योंकि देखो, जाति
ठीक है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम मानते हैं चलो हिंदू है, तो हिंदू के अंदर जाति के अंदर जाति के अंदर जाति, जाति के अंदर जाति, बहुत सारी जातियाँ बढ़ जाती है, लेकिन ये पूरा सर्कल तो हिंदू ही है ना, ये सारे लोग क्या हैं, हिंदू हैं। ठीक है। तो यानी कि चुनाव की प्रक्रिया में धर्म का जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा है, जाति से ज़्यादा है। ठीक है। ओके, तो ये लाइन यहाँ पे कही जा रही है, क्योंकि कई बार अंतर जातीय गठबंधन के कारण जातीय पक्ष थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि जाति के अंदर जाति जाने से एरिया थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन है तो सब एक ही धर्म के, तो इससे वो एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, समझे। लेकिन धार्मिक पक्ष अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है। राजनीतिक दल सांप्रदायिक प्रचार में शामिल होते हैं और मतदाता की धार्मिक भावना का शोषण करते हैं। समझ आया। हमारी जो भावना है उनका शोषण किया जाता है राजनीतिक लोगों के से। कितनी गलत बात। ओके। अनेक सांप्रदायिक पार्टी के होने से धर्म का भी राजनीतिकरण हुआ है। इतनी ज़्यादा सांप्रदायिक पार्टियां हैं, धर्म के नाम पे इतनी सारी पार्टियां बना दी गई हैं, जिससे क्या हुआ है, राजनीतिकरण हो चुका है। जो कि राजनीति के अंदर धर्म जाति इन सब का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। धर्म एक निजी चीज़ है। ठीक है। ओके। ये हर आम नागरिक की अपनी इच्छा है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए इन लोगों को। चलो, अपने सांप्रदायिक पार्टियों के होने से धर्म का राजनीतिकरण हुआ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए भी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब होता है कोई धर्म किसी से बड़ा या छोटा नहीं, सब इक्वल है, सब समान है, सब अच्छे हैं। ठीक है। कोई दल चुनावी राजनीति में धर्म के प्रभाव की अवहेलना नहीं करता है। ठीक है। लेकिन आज आप देख सकते हो कि हमारे देश में किस तरह की राजनीति कराई जाती है, जो कि बहुत गलत बात है। सिर्फ सत्ता हासिल करना इनका एजेंडा होता है और कुछ नहीं है। आप खुद देख लो, पार्टी में एक बार सत्ता पे आ जाने दो, ठीक है, उसके बाद कोई नहीं पूछता, जो कि गलत बात है। ठीक है। हमारे देश में चुनावी मुद्दे होने चाहिए, रोज़गार, महिलाओं की सिक्योरिटी, ठीक है, और पुरुष को भी समानता मिलनी चाहिए, उनके साथ भी जो गलत होता है उनके साथ भी इक्वालिटी हो, एजुकेशन हो, न्याय व्यवस्था सुधरे। ठीक है। और पारदर्शिता आए, लोग प्रशासन पे भरोसा करें, हॉस्पिटल सर्विस, ये सारी चीज़ें मिले। ठीक है। और रोज़गार तो है ही, और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ठीक है। अपने आप को असहाय महसूस ना करें। ये सारे कुछ मुद्दे होने चाहिए। इन्वायरमेंट जहाँ पे लोग अच्छे से सांस भी ले सकें, बस। चलो, हम तो समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई तो राजनीति में अच्छा कैंडिडेट आएगा। चलो, भाषा, लैंग्वेज। भाषीय विचार लोगों के मतदान व्यवहार यानी वोटिंग बिहेवियर को कितना प्रभावित कर सकता है। इसका उदाहरण आप इस रूप में देखिए कि जैसे कि दक्षिण भारत, तमिलनाडु में हिंदी में को चलाने की बात होती है तो द्रविड़म भाषा वाले लोग एक हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, भाषा भी इफ़ेक्ट करती है चुनावी, क्या कहते हैं, चुनावी एजेंडे के अंदर। कि तमिलनाडु में कभी जब भी भाषा का मुद्दा आता है तो वहाँ पे सारे के सारे यूनिटी हो जाती है कि हिंदी भाषा वहाँ नहीं बोली जाएगी, वहाँ पे हिंदी के विरुद्ध होता है। ठीक है। और भाषा के नाम पे भी सबसे पहले वहाँ पे राज्य भी बनाया गया था, आंध्र प्रदेश, शायद आंध्र प्रदेश बनाया गया था। ठीक है। कहने का मतलब ये है, भाषा भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, बस। यहाँ तक कि पहला राज्य भी भाषा के आधार पर ही अलग हुआ था। और आने वाली यूनिट्स में जब आप पढ़ोगे तो यही आएगा, स्वायत्ता आंदोलन जो टॉपिक है उसमें भी ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल लोगों की भाषाएं, भावनाएं उभार कर उनके निर्णय को प्रभावित करते हैं। यानी कि लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है चुनाव की प्रक्रिया में। अब आता है पैसा, धन। चलो, बस हम तो यही मानते हैं कि लोगों को इतना सस्ता नहीं होना चाहिए, वो 100-500 रुपये बिक जाए, अपना वोट किसी को भी दे दें। चलो, ये भी है। चलो, यहाँ पे देखते हैं धन, मनी। मतदान व्यवहार की व्याख्या करते हुए धन या पैसा की अनदेखी नहीं की जा सकती। ठीक है। चुनावी खर्च पर सीमा बांधने के बावजूद करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। मतदान अपने मत के बदले पैसा या शराब, कोई और वस्तु
चाहता है, लेकिन ये हर बार काम नहीं करता, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि मतदाता किसी और से पैसे लेकर किसी और को वोट दे देते हैं। सही है ना, कि वैसा सबसे लो, जहाँ मन करे वहाँ वोट डाल दो, ये सीन है। या कई बार ये भी होता है कि अचानक से रातों रात जन भावना बदल जाती है, कि पैसा ले लिया, खाना भी खा लिया, सारी पार्टी वार्टी हो गई, और रात ही रात में क्या होता है कि वोटर्स का बिहेवियर भी बदल जाता है और वो वोट किसी और को डाल आते हैं। लोग मतदान दिवस के दिन किसी और को वोट डाल कर आ जाते हैं। ठीक है, ये भी होता है, यानी पैसे का भी यूज़ होता है, लेकिन उसका कुछ फिक्स नहीं रहता। कोई बात। लेकिन एक गरीब आदमी जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो इंसान क्या करता है, कभी कभी बिक भी जाता है, उसको परिस्थिति मजबूर कर देती है, जहाँ उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है। क्या करेगा इंसान? तुम भी सोचो, जिस इंसान के पास खाने को नहीं है, उसके बच्चे भूखे बैठे हैं, तो उसके लिए क्या वोट की इम्पोर्टेंस? वो तो कहेगा भाई जो पैसा देगा, जो खाने को दे देगा एक दिन के लिए, हम तो उसी को वोट दे देंगे। भ्रष्टाचार भी तो हम ही लोग ही तो बना रहे हैं, ये देश के लोग ही तो बना रहे हैं। तो हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने के लिए एक अच्छा कैंडिडेट को चुनना बहुत ज़रूरी है। जब लोग जागरूक होंगे, अपने राइट्स को समझेंगे, तभी तो सब होगा। तो वोट्स की पावर को समझिए बस। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रवाद तथा उप क्षेत्रवाद की मतदाता व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, उपराष्ट्रीयता की संकीर्ण भावना अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों के उदय का कारण बनी है। ठीक है, यहाँ पर ये कि अपने अपने एरिया को इफेक्ट करते हैं। जैसे दलितों का एरिया हो गया, क्षेत्रवाद के जैसे मुद्दे स्टार्ट हो जाते हैं। कोई विशेष राज्य का कोई इलाका है, वैसे भी मुद्दे स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर वो सारी बातें बोली गई हैं। इस प्रकार के क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय असीमताओं तथा भावनाओं के आधार पर मतदाताओं में से मत की अपील करते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सीटें तो नहीं जीत पाते, लेकिन किसी क्षेत्र विशेष में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं और कभी कभी अलगाववाद की भी हवा देते हैं। अब आता है व्यक्तिवाद। यहाँ पे अपनी अपनी पसंद होती है। ठीक है, अपनी अपनी क्या होती है? पसंद। किसी को कोई नेता पसंद होता है, जैसे आज के हम सीनियर लोगों से बात करें तो वो कांग्रेस की ज़्यादा बताते हैं, क्योंकि वो जिस टाइम पीरियड के थे, वो यंग थे जिस टाइम पे, तो उस टाइम कांग्रेस का दौर था। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसके अंदर इंडिविजुअल ये भी बताया गया, व्यक्तित्व। किसी का हमें कोई पर्सन हमें पसंद है तो हम भाई कैसा हमें तो इसे वोट देंगे, बस ये सीन है। ठीक है, किसी दल के किसी नेता का करिश्माई व्यक्तित्व मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी सर, नरेंद्र मोदी की ऊंची छवि ने मतदाताओं को उनके दलों अथवा उनके द्वारा संबंधित दलों के पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित किया। ठीक है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी क्षेत्रीय दल के नेताओं का करिश्मा व्यक्तित्व चुनाव में लोकप्रिय समर्थन महत्वपूर्ण कारक रहा। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी चाहिए कि जो करिश्मा यहाँ पे बनाया गया है वो है मीडिया का रोल। जब कोई चीज़ हमें बार बार दिखाई जाती है तो हमें लगता है यही चीज़ अच्छी है, जो रियलिटी में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पॉल ब्रश ने वेब इलेक्शन, जिसे हम लोग लहर भी कहते हैं, इन्होंने कहा लहर, जो लहर अभी चल रही थी, अब पता ही लहर में सब बह भी गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे बह गए हैं, अब संभलना मुश्किल हो रहा है। चलो, इस प्रकार परिभाषित किया है कि वेब इलेक्शन वह है जिसमें मतदाताओं के बीच एक ही दिशा में प्रवृत्ति बननी शुरू हो जाती है, जो कि किसी एक राष्ट्रीय दल अथवा उसके नेताओं के पक्ष में होती है, किसी एक मुद्दे पर अथवा अनेक मुद्दों पर आधारित होती है। जैसे कि मोदी की लहर, सारे पॉइंट ऑफ व्यू गए एक तरफ, वोट जाएगा मोदी की तरफ। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं मीडिया का भी रोल है। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। अब आता है एंटी इंकम्बेंसी का सीधा मतलब यही है कि सत्ताधारी दल के कार्य प्रदर्शन से असंतोष होना। इसके अंदर ये है कि जो पार्टी अभी सत्ता में है उससे लोग बहुत ही ज़्यादा अभी वर्तमान में असंतोष हैं।
बिल्कुल है, आप देख लो, रोज़गार मिला नहीं मिला, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेकार हो चुका है। तो जिसकी वजह से यहाँ भी लोगों का जो है वोटिंग बिहेवियर क्या है, बदल जाता है। ये असंतोष का ही कारणों से उभरता है। जैसे कई टर्म तक सत्ता में रहना, कई सालों तक सत्ता में रहे, कितने साल हो गए, लगभग 7 साल हो गए, ठीक है। घोषित वादों को पूरा ना कर पाना, जो वादे किए थे पूरा ना हुए, सत्ताधारी दल पर किसी प्रकार का अनैतिक दाग लग जाना, यानी कि कोई पार्टी थी उसके ऊपर कोई दाग लग चुका है अब। उदाहरण के लिए 1977 में कांग्रेस पार्टी की हार, 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार, 2024 में बीजेपी की जीत आदि, ठीक है। ये सारे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये जैसे इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे जो दल थे असंतोष थे, जिससे वो सरकार गिर गई। फिर बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार आती है, लेकिन फिर वो आपस में लड़ पड़ते हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, फिर वो सरकार गिर जाती है, फिर इंदिरा गांधी वापस आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अब आता है विचारधारा। किसी राजनीतिक दल द्वारा घोषित विचारधारा भी मतदाता के निर्णय को प्रभावित करती है। कुछ लोग समाज में कुछ विचारधारा जैसे कि साम्यवाद, पूंजीवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, देशभक्ति, विकेंद्रीकरण आदि के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। ऐसे लोग उन्हीं दलों के उम्मीदवार को मत देते हैं जो उनकी विचारधारा से मेल खाते हैं, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें पर जिसकी जैसी बननी वो वैसे वैसे आगे बढ़े, ठीक है। जिसके साथ आइडियोलॉजी बैठेगी, विचारधारा बैठेगी, वो कैंडिडेट उसी को ही क्या करता है, वोट देता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे हैं अन्य कारक। ऊपर प्रस्तुत कुछ बड़े बड़े कारकों के अतिरिक्त कुछ छोटे अन्य कारक एवं सूक्ष्म कार्य भी होते हैं जो भारतीय मतदान के व्यवहार को निर्धारित करते हैं, जैसे कि चुनाव पूर्व घटी कुछ राजनीतिक घटनाएं, उदाहरण के लिए युद्ध, किसी नेता की हत्या, भ्रष्टाचार। ये सारी चीज़ें भी वोटर के क्या करते हैं, व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आपको याद होगा 2019 में लोकसभा चुनाव से पूर्व बालाकोट एयर स्ट्राइक से मतदाताओं के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थी। ऐसा ना हो कि इस बार भी चुनाव प्रक्रिया हो और मार दिया जाए, कि चलो मारना अच्छी बात है, लेकिन उसको चुनावी मुद्दा बना देना और बाकी पूरी पीछे का पुराना काल भूल जाना, जो कि गलत बात है। ओके, चुनाव के समय आर्थिक दशाएं जैसे महंगाई, खाद की कमी, बेरोजगारी भी एकाएक मतदाता के मूड को बदल देता है, ठीक है। भरोसा टूट जाता है। भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल कनेक्शन भी मतदान की निर्धारित करने में एक भूमिका है। जो लोग किसी दल के साथ अपनी पहचान जोड़ते हैं, वे लाख कमियों की खूबियों के बावजूद भी उसी दल के मतदान करेंगे, चाहे कितनी भी खराबी हो, हम रहेंगे आप ही के साथ। एक कनेक्शन हो जाएगा, बस इमोशन है, प्यार है, भले बर्बाद हो, ठीक है, रहेंगे फिर भी आपके साथ। इसके अलावा मीडिया की भूमिका, परिवार की भूमिका, व्यक्तिगत हित आदि भी ऐसे ही कारक हैं जहाँ मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और एग्जाम्पल में आप देख ही सकते हो कि मीडिया की भूमिका कितनी तेज़ होती है, कैसी कैसी न्यूज़ चलाता है मीडिया आज के टाइम में। ओके, चलो जो भी है, आज तक एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, ये भी देखो। चलो, मीडिया या मतदान व्यवहार में मीडिया की क्या भूमिका होती है, तो आप ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, घोषणा, व्यवहार। लेकिन मीडिया का जो हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, एक पक्ष नहीं करना चाहिए। जो मीडिया पक्ष कर रही है वो मीडिया बेकार है, और कैंडिडेट भी बेकार है। चलो, तो इसमें आप आराम से इसमें पढ़ सकते हो इसमें क्या क्या बोला गया है, ठीक है, मीडिया का रोल क्या होता है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। और मीडिया को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, यानी कि वो किसी भी का पक्ष ना ले। पक्ष ले तो सिर्फ जनता का पक्ष ले, कि जनता की मांग क्या है, जनता की बुनियादी नीड क्या है, अभी उसकी क्या ज़रूरत है। जैसे कि रोज़गार का चलाया गया था, रोज़गार दो। जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने एक बार भी सरकार के ऊपर ये बात नहीं कही, लेकिन जो दूसरे मीडिया चैनल्स हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो इतने टॉप लेवल पे नहीं हैं, लेकिन वो अच्छे चैनल्स हैं, ठीक है। बस आपको ज़मीनी हकीकत देखनी हो कभी,
तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका नाम है स्कूप वूप अनस्क्रिप्टेड। स्कूप वूप अनस्क्रिप्टेड चैनल का नाम है, जो बहुत ही अच्छी न्यूज़ दिखाता है, उसको देखा करो। चलो, और ललन टॉप भी है, उसे भी देखा करो। ओके, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।